तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में, कैसे चीजें स्टार्ट हुई, कौन एब्सोल्यूट बीइंग है, कौन शैडो मोनार्क था। क्योंकि बॉलीवुड मूवी नहीं है तो यहाँ पर सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो बात है बहुत पुराने, जब यहाँ पर एक गॉड हुआ करता था जिसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग, जो था पूरा सुप्रीम पावरफुल, और यहाँ पर सिर्फ लाइट और डार्कनेस थी। तो एब्सोल्यूट बीइंग हो रहा था बोर, तो उसने अपने मजे के लिए, हाँ तुमने सही सुना, उसने अपने मजे के लिए तो एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से डिवाइन हेरल्ड्स को बनाया और डार्कनेस से 8 मोनार्क को बनाया। डिवाइन हेरल्ड्स को ही बाद में रूलर कहा गया, और एब्सोल्यूट बीइंग ने इन्हें काम दिए गए जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। मोनार्क को दुनिया तबाह करने के ऑर्डर दिए और रूलर्स को दुनिया को बचाने के लिए ऑर्डर दिए। और आपको तो पता ही है, जब दो अलग अलग ओपिनियन होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है वॉर रूलर्स और मोनार्क के बीच। यहाँ पर एक कभी ना खत्म होने वाली वॉर स्टार्ट हो गई, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो इन सब से तंग आकर द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी एक रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाकर पूछता है कि आप अगर हमें थोड़ी सी पावर और दे दें, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई रुक जाएगी और हम मोनार्क को खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट बीइंग ने तो उसे पावर दे दी होगी। वेल यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट बीइंग कुछ भी नहीं कहता है, लिटरली वह कुछ नहीं कहता है। तो यहाँ पर रूलर्स को पता चल जाता है कि ये तो बस मजे के लिए बैठा है और यह केवल रूलर्स और मोनार्क को इसलिए लड़वाता है कि मनोरंजन हो सके। तो यहाँ पर रूलर्स के 3 कमांड्स थे। पहला वर्शिप द गॉड, दूसरा प्रेज द गॉड। अब प्रेज कैसे होगा? प्रेज ऐसे होता है, जो भी बैटल क्लासेस होते हैं वो एब्सोल्यूट बीइंग को ऑफर करने पड़ते हैं, यानी कि भेंट देने पड़ते हैं। तीसरा कमांड था कि वह एब्सोल्यूट बीइंग के प्रति लॉयल रहेंगे, कैसे भी रहें, तन मन धन। और यहाँ पर एक नोट भी लिखा था जिसमें लिखा था जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा या फिर उसे और भी सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर रूलर्स ने सोचा कि हम इन रूल को फॉलो करें या ना करें, मर तो हम वैसे भी रहे हैं। तो यहाँ पर रूलर्स ने सोचा कि हम एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार देंगे। लेकिन यहाँ पर एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के प्रति काफी लॉयल था जिसका नाम था एसबॉन। वह एब्सोल्यूट बीइंग को बिट्रे नहीं करना चाहता था, अर्थात वह धोखा नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पर बाकी सारे रूलर्स एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो एसबॉन उनके सामने नहीं टिक सका और वह मरने की स्थिति में आ गया। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, एसबॉन एकदम उठ गया, लेकिन इस बार वह डार्कनेस की तरफ से उठा। तो ये सब कैसे हुआ? तो यहाँ पर एब्सोल्यूट बीइंग ने एसबॉन में ऐसी पावर डाली थी जिससे जब भी एसबॉन अराइज कहेगा तो जितने भी लोग बैटल फील्ड में मरे होंगे वे सारे के सारे जिंदे हो जाएंगे। तो आप सोच ही सकते हैं कि बैटल फील्ड में तो काफी सारे लोग मरते हैं, तो वे सब जिंदा हो जाएंगे, जिससे कि एसबॉन काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। इस नई पावर के साथ एसबॉन एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन जब तक रूलर्स उसे मार चुके थे। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट बीइंग तो गॉड था ना, जो क्रिएटर था, उसके पास तो काफी सारी पावर थी, तो वह रूलर से कैसे हार गया? तो यहाँ पर हुआ ऐसा था कि एब्सोल्यूट बीइंग जो था वो क्रिएटर था, ना कि वॉरियर। वो अपने आप को बचाने के लिए क्रिएट कर सकता है, लेकिन वह खुद नहीं लड़ सकता, इसलिए वह रूलर से हार गया। इसके बाद ही हेरल्ड्स अपने आप को रूलर्स कहने लग गए थे और उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के द्वारा बनाए गए कुछ हथियारों को हथियार लिया जिससे कि वह मोनार्क को मार सके। इन्होंने किया भी ऐसा ही, इनका सबसे पहला शिकार बना ले गए जो कि मोनार्क ऑफ जेनेसिस था, जिसे हम किंग ऑफ जायंट्स भी बोल सकते हैं। उन्होंने रूलर्स ने किंग ऑफ जायंट को चैनों में बांध दिया, जिससे कि रूलर्स और मोनार्क के बीच में पावर डिफरेंस जो है हिल गया। तो मोनार्क की साइड वह ज्यादा हो गया, मोनार्क की जगह नहीं, सॉरी, वह रूलर्स की तरफ ज्यादा हो गया। अब इसी बात का फायदा उठाकर हमारा जो एसबॉन है वह मोनार्क की साइड चला गया और यहीं से उसे शैडो मोनार्क कहा जाने लगा। और यहीं से दोबारा से एक एंडलेस बैटल स्टार्ट हो गई जो कि सदियों तक चली। अब इस बैटल में ज्यादा नुकसान रूलर्स हो रहा था, क्योंकि जो शैडो मोनार्क था वो तो बड़े हुए लोगों को जिंदा कर लेता था और अपनी आर्मी में शामिल कर लेता था। एक टाइम पर तो शैडो मोनार्क इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि लीजन ऑफ डूम तक को टक्कर दे दिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डूम क्या है? यह एक प्रकार की आर्मी है जिसे किंग ऑफ ड्रैगन ओन करता है। तो यहाँ पर रूलर्स और मोनार्क दोनों ही एसबॉन से डरने लग गए थे। दो मोनार्क आपस में हाथ मिलाते हैं और एसबॉन पर दावा बोल देते हैं एसबॉन ही शैडो मोनार्क है, जिसके कारण शैडो मोनार्क की शैडो आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन तो इन दो मोनार्क के नाम थे फैन मोनार्क और डीवन किनबेरन, जिसे मोनार्क ऑफ व्हाइट लाइट भी कहा जाता है। शैडो मोनार्क इन दोनों को विश्वासघात करने के लिए सजा देता है, लेकिन यहाँ पर फैन मोनार्क तो भाग जाता है। लेकिन जो अपना बैरन होता है वो इतना लकी नहीं होता है और जिसे अपना शैडो मोनार्क विश्वासघात करने के लिए इतना कूटता है कि वह उसे मार ही देता है। यहाँ पर आ जाते हैं रूलर, जो कि शैडो मोनार्क से माफी मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। लेकिन शैडो मोनार्क रूलर से मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों ने उसके मास्टर को मारा है, जिसके लिए वह उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। रूलर्स यहाँ पर शैडो मोनार्क से माफी मांग कर चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद शैडो मोनार्क हाइडिंग में चला जाता है। वो हाइडिंग में इसलिए चला जाता है क्योंकि उसकी आर्मी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी और उसे रीबिल्ड करना था, इसलिए वह थोड़ा सा हाइडिंग में चला जाता है। यहाँ पर शैडो मोनार्क फैन मोनार्क से बदला लेने की सोचता है, जो उसने उसके साथ विश्वासघात किया था। लेकिन जब तक शैडो मोनार्क वापस आता है, जब तक रूलर्स मोनार्क को कुत्ता बना चुके थे, क्योंकि यहाँ पर रूलर्स का पल्ला भारी हो गया था शैडो मोनार्क के जाने के बाद। रूलर्स से डरकर मोनार्क डायमेंशनल रिफ्ट में छुप गए थे। तो शैडो मोनार्क डायमेंशनल रिफ्ट में जाता है, यहाँ पर ड्रैगन एम्परर शैडो मोनार्क का वेलकम करता है। ऑब्वियसली वो इंटेंशन से किया था
कि वह बाद में उस पर हमला करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोनार्क काफी ज्यादा वीक हो गए थे। अगर वह शैडो मोनार्क से उस टाइम लड़ते तो शैडो मोनार्क उनका कुत्ता बना देता। इसलिए यहाँ पर ड्रैगन एम्पायर उसका स्वागत करता है। यहाँ पर मोनार्क अपनी आर्मी को दोबारा से खड़ा करने लग गए और वह छुप छुपाकर यहाँ पर एक नया वर्ल्ड ढूंढने लग गए जिधर वह रह सके। तो यहीं पर उन्हें दिखाई देता है अर्थ। लेकिन यहाँ पर रूलर्स को उनकी साजिश का पता चल जाता है। लेकिन जब तक रूलर्स को पता पड़ता है, जब तक यहाँ पर मोनार्क ने सारी अर्थ को खत्म कर दिया, बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में हमने तो काफी सारे लोगों को देखा है, अब कैसे ह्यूमन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। तो यहाँ पर रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के एक टूल का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था चैलिस ऑफ रिवर्स, जिससे टाइम जो है 10 साल पीछे चला जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम 10 साल पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ही था, अर्थ भी काफी बढ़िया थी, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो अब यहाँ पर 10 साल पीछे जाकर रूलर्स और मोनार्क दोबारा से अर्थ पर भिड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अंजाम वही होता है, मोनार्क और रूलर जब आपस में लड़ेंगे तो नॉर्मल ह्यूमन क्या ही कर पाएंगे, वो भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर सेम अंजाम हुआ जो पहले हुआ था। यहाँ पर रूलर्स ने कई बार चैलिस ऑफ रिवर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कंडीशन सेम ही थी कि अर्थ नहीं बच पा रहा था और ह्यूमन भी नहीं बच पा रहे थे, क्योंकि कोई भी जीते, मोनार्क जीते या फिर रूलर जीते, अंजाम एक ही था कि अर्थ बिल्कुल खत्म हो रहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल दल थे। तो यहाँ पर जब भी चैलिस और रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर मोनार्क और रूलर्स की याददाश्त नहीं जाती है, चाहे वे कितना भी पीछे चले जाएं, आगे चले जाएं, ह्यूमैनिटी है उसकी याददाश्त चली जाती है। तो यहाँ पर रूलर्स सोचते हैं कि हम ह्यूमंस को भी पावर देंगे जिससे कि वे लड़ सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे हम एटलीस्ट कुछ लोगों को बचा पाएंगे, जिससे कि दोबारा से सिविलाइजेशन चल सके। और यहीं से स्टार्ट होता है द अवेकनिंग। लेकिन यहाँ पर मोनार्क भी अपने प्लान को रिफाइंड कर रहे थे। लिटरली वे उस समय का इंतजार कर रहे थे जब चैलिस और रिवर्स अब काम करना बंद कर देगा। हाँ, चैलिस और रिवर्स की भी एनर्जी खत्म हो जाती है। आपको ही पता है कि कोई भी पावर अनलिमिटेड नहीं होती। यहाँ पर मोनार्क भी अवेकन होने की सोच रहे थे किसी भी ह्यूमन में। तो अब आप लोग सोचते कि क्यों यहाँ पर गेट खोलने लग गए और मॉन्स्टर लड़ने लग गए 10 साल पहले से ही। लेकिन यहाँ पर शैडो मोनार्क और किंग ऑफ ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें ह्यूमन में रीइंकार्नेट करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर आता है अपना आर्किटेक्ट जो कि ये सारा काम करता है। तो वह जन्मों में कैसा रीइंकार्नेट हुआ वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसी वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।